कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी। टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। गुटी विधि से नए फल पौधे तैयार करने की तकनीक। किसान भाई अपने क्षेत्रानुसार और सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार धान की प्रजातियों का चयन कर रोपण का कार्य इस समय कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, फसल की उचित बढ़वार और अधिकतम उपज के लिए रोपण के समय किन किन तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर अशोक सिंह से। जैसा कि किसान भाई देख रहे होंगे, ये नर्सरी की जो रोपाई का समय इस समय चल रहा है। तो किसान भाई, रोपाई से पूर्व मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जी। जो प्रजातियां हैं मुख्य रूप से बासमती की पूसा 1121 है, पूसा सुगंधा 2 है, पूसा सुगंधा 3 है, पूसा सुगंधा 4 है, पूसा सुगंधा 5 है और पूसा बासमती 1 है और पूसा इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसका नंबर 1460 है। इन प्रजातियों की किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी होगी। इसके अलावा जो कुछ प्रजातियां जो कि हाइब्रिड में PRS 10 है, किसान भाइयों ने डाल रखी होगी। इसके अलावा जिसमें कि जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनमें RIH 6444 है और DRH 775 है डाल। इसके अलावा मोटे में NDR 359 है जो कि नरेंद्र धान 359 है और इसके अलावा पंत धान 4 है, पंत धान 10 है, पंत धान 12 है। इन प्रजातियों की नर्सरी लगभग इस समय करीब करीब तैयार है। जहां तक किसान भाइयों जो नई प्रजाति है पूसा बासमती 1509 है, किसान भाइयों को 18 से 20 दिन की नर्सरी की रोपाई करनी चाहिए और जो बाकी प्रजातियां हैं बासमती की और मोटे धान की तो वो 20 से 25 दिन भाई रोपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि पूसा बासमती 1509 का जो समय है लगभग शॉर्ट ड्यूरेशन की है, लगभग 90 से 110 दिन के बीच में पक करके तैयार हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को अच्छी उपज लेने के लिए ध्यान रखें कि 18 दिन की ही नर्सरी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं।
किसान भाइयों इसके बाद बात आती है कि खेत की जो तैयारी की बात है। किसान भाइयों को रोपाई पूर्व खेत की अच्छी तरीके से, जिन किसान भाइयों ने खेत में हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई का प्रयोग किया है उनको अलग से खाद और उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खाद और उर्वरक प्रबंधन से बात करूंगा। खेत की जो तैयारी है, जब रोपाई से पूर्व ढैंचा की बुआई की थी, ढैंचा को कम से कम एक जुताई पलटाई 40 दिन पर पलटाई हो जानी चाहिए और उसके बाद उसमें कम से कम 3-4 दिन अगर समय है छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पानी भर करके खेत की जो लेव लगाना चाहिए किसान भाइयों। और जो बाकी जो बगैर जो हरी खाद की जो तैयारी है उसको 2-3 जुताइयाँ करके अच्छी तरीके से लेप लगा करके खेत को रोपाई पूर्व तैयार कर लेना चाहिए किसान भाइयों। अब खाद और उर्वरक की बात करेंगे किसान भाइयों। जहाँ तक खाद उर्वरक की बात है, अगर जिन किसान भाइयों ने ढैंचा या सनई का प्रयोग किया है उनको लगभग जो 30 से 35% नाइट्रोजन की बचत कर लेनी चाहिए। तो अगर ढैंचा है तो उस दशा में जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी, बासमती के दशा में मैं बात करना चाहूँगा। अगर बासमती की प्रजातियाँ रोपाई करने जा रहे हैं तो उसमें लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को बुआई के समय डालना है, जिसमें कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है 1/3 मात्रा रोपाई के समय देनी है, बाकी दो मात्राएं बाद में 2 बार में किसान भाइयों को देनी है। और किसान भाइयों जहां तक जिन्होंने हरी खाद के रूप में नहीं लिया है तो उस दशा में जो मात्रा होगी किसान भाइयों, नाइट्रोजन की मात्रा जो प्रति हेक्टेयर होगी उसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, 100 किलोग्राम तक, और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बासमती में देते हैं। इसी तरह से किसान भाइयों जो सामान्य प्रजातियां हैं या हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनकी बात करेंगे। उसमें कितना बासमती में हमेशा किसान भाइयों को अंतर रखना चाहिए खाद में कि बासमती की प्रजातियों की अगर रोपाई कर रहे हैं किसान भाई तो बासमती में खाद की मात्रा कम देनी चाहिए और जो हाइब्रिड है उसमें सामान्य में थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए। तो सामान्य हाइब्रिड में जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है और 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो रोपाई करते समय देनी है। इसमें नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की रोपाई करते समय दे दें, बाकी 2 बार में मात्रा आगे चल करके देनी होती है किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को जो रोपाई है, जो पौध किसान भाइयों को थोड़ा सा पौध उखाड़ते समय और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हमेशा ही किसान भाई ध्यान रखें कि पानी भरकर ही पौध को उखाड़ें, क्योंकि पानी उखाड़ने से कई फायदे होते हैं। एक तो जो पौध आसानी से उखड़ जाती है, दूसरी चीज़ एक समस्या बकानी रोग के रूप में आगे जो आती है वो समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है जब हम फ्लड कंडीशन में या जो पानी भर के उखाड़ते हैं उस समय। और किसान भाइयों जब पौध उखाड़ लें उस समय जो दूरी है लाइन से लाइन की दूरी 20 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पौधों की रोपाई करनी चाहिए और जो एक जगह पौधों की जो मात्रा है कम से कम 2 पौधे ज़रूर एक जगह, 2 पौधों की संख्या एक जगह लगानी चाहिए। और इसके बाद किसान भाइयों और पौधे कोशिश करें सीधे खड़े होने चाहिए, ये नहीं कि जल्दी में लगा दिया और कुछ पौधों के ऊपर रह गए, थोड़ा सा ज़मीन के अंदर लेते हुए रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें। जो रोपाई किसान भाइयों हो रही है उस समय जो खरपतवार नियंत्रण की अगर शुरू में बात करें 3 दिन के अंदर, रोपाई के 3 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर जो मात्रा है उसकी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरे रहते हुए डाल देना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हैं वो आगे ना आ पाएँ। इसके बाद किसान भाइयों 30 दिन रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन पर किसान भाइयों को एक दवा आती बिस्पायरीबैक सोडियम जो कि नोविनो गोल्ड के नाम से है, किसान भाइयों को 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 से 400 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दें किसान भाइयों। तो जो खरपतवार हैं इसके बाद आए वो खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है।
अपने राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत से किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है और इस फसल में बीमारियों के कारण काफी क्षति हो जाती है, साथ ही उपज भी कम होती है। इसीलिए जो किसान टमाटर की फसल लगाए हुए हैं उनमें लगने वाले रोगों की वो रोकथाम किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ संदीप कंसल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको टमाटर, बरसात के मौसम में टमाटर व खीरे में विभिन्न तरह की बीमारियों, कीड़ों के प्रकोप के बारे में बताऊंगा। वह इनके निदान के लिए क्या क्या सावधानियां व क्या उसका कीटनाशक व फफूंदनाशक का स्प्रे क्या करें, उसके बारे में अवगत कराऊं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि टमाटर के पौधे में जिनके बीजाणु या जीवाणु जो है ज़मीन में जनित रहते हैं, और जैसे ही वो पौधे के जो हिस्से हैं, पत्ते हैं या फल हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियों को वो पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टमाटर के पौधे में अगेता झुलसा की मार पड़ रही है, जिससे कि पत्ते सूख रहे हैं, क्योंकि ये पत्ते बिल्कुल ज़मीन के साथ संपर्क में है। जैसे ही जो कोई पानी का छींटा पड़ता है, उसका बीजाणु जो है इस पत्ते के संपर्क में आने पे उसमें बीमारी छोड़ देता है। किसान भाइयों, फसल के दौरान कुछ एक पौधे सूख जाते हैं, खासकर ये पौधे बरसात में जब पानी बहुत रुक जाता है खेतों के बीच में, तब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी, इनके बीजाणु भी ज़मीन में जनित होते हैं। खासकर ये बीमारियां वहाँ पनपती हैं जहाँ पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध ना हो और पानी खड़ा हो। और कई सालों से हम दोबारा एक ही फसल को हम ले रहे हैं, टमाटर को एक ही खेत में हम लगा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि खेत में पूर्ण निकासी, पानी की निकासी का प्रबंध हो। हमें फसल चक्कर भी उन फसलों के साथ करना चाहिए, ये बीमारियां उन पे अपना प्रकोप ना छोड़े। किसान भाइयों, हमें इस रोग से बचने के लिए मिट्टी की जांच भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है, अगर एक पीएच होता है, अगर 0 से 14 जिसकी रेंज होती है, अगर वो एसिडिक रेंज में है, मतलब 7 से अगर 6 है अगर पीएच, तो ये रोग ज़्यादा पनपता है। तो इसका हमें जांच करा लेनी चाहिए और उसके जांच के हिसाब से हमें चूने का पाउडर हम खेत में डालते हैं, ताकि पीएच को हम 7 की तरफ ले जाएं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटर की काश्त करते हुए हमें नीचे ज़मीनी सतह से 20 सेंटीमीटर तक जो है पत्ते निकालने चाहिए, क्योंकि इन पत्तों के निकालने से हम जो ज़मीन में जनित बीमारियों के बीजाणु हैं, बरसात के मौसम में बरसात का छींटा पड़ता है तो ये बीजाणु इन पत्तों व फलों पे चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे के जितने भी पत्ते हैं वो उनको अच्छी तरह निकाल दें, सफाई से पौधे को आगे को बढ़ाएं। अगर ये रोग आ रहा है तो हम इस रोग के बचने के लिए ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का, जैसे 3 ग्राम प्रति लीटर के घोल का हम पौधे के जड़ों के पास उसके सिंचाई कर सकते हैं। पर ये एक पूरा इसका निदान नहीं है, पर कुछ हद तक ये इस रोग को बचा सकता है। इंडोफिल M45 जो मैंकोजब नाम के एक केमिकल होता है, जो इंडोफिल के नाम से भी बिकता है, डाइथेन M45 के नाम से भी बिकता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में रहती है। इसके साथ जीवाणु रोगों के बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक दवाई आती है, इसका 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों को दोनों को मिलाकर भी हम विभिन्न प्रकार के फफूंद व जीवाणु जनित रोगों के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, उसका हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के घोल में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे बताएंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। आरती लाइव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अगर आप नींबू या फिर अमरूद के नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो इन फल वृक्षों में गूटी बांधने का उचित समय है। लेकिन ये कार्य करते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर राघवेंद्र पोरवाल से। पौधे आमतौर पर बीज द्वारा और कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलकानी जैसे अपन कहते हैं, या चश्मा चढ़ाना आम भाषा में कहते हैं, उस द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा पौधे जो तैयार होते हैं वो बीज से तैयार करते हैं और उसमें जो फल के पौधे तैयार होंगे वो अपने काफ़ी समय के पश्चात फल उत्पादन देते हैं। लेकिन अगर अपन बडिंग, कलम द्वारा, कलकायन द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो लगभग 3 से 4 साल में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपन गूटी बांधने के बारे में चर्चा करेंगे। इसे वायवीय दाब कलम गूटी कहते हैं। इसके लिए जो फल पौधे जिनमें की जाती है वह है नींबू, चीकू, जैसे आप देख रहे हैं इधर अमरूद में आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसका जो गूटी बांधने का समय है वह उचित समय है जुलाई का, जब बरसात प्रारंभ होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बरसात गूटी बांधने के 2-3 दिन तक नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जिसमें तैयारी अपन करेंगे वह आवश्यकता पड़ती है उसकी चीज़ की, वह है मॉस घास। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। इसे आप ले लें और इसको रात भर भिगोना है। ये अपने वजन से लगभग दुगना पानी मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है। इससे क्या होगा, जब अपन गूटी बांधेंगे तो उसमें लंबे समय तक नमी रहेगी और जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब जिस पौधे पर अपने को गूटी बांधनी है उसमें शाखा को आप देखें और पेंसिल के आकार की मोटाई वाली शाखा को आप चुनें। फिर लगभग आधा फीट की दूरी पर 1-1 इंच का चीरा लगाना है और 1 इंच का चीरा लगाने के बाद उसकी जो छाल है केवल हटानी है, लकड़ी की जो हिस्सा है वो करना नहीं चाहिए। अब मॉस घास में अगर जड़ का आपको जल्दी उत्पादन करना है तो उसके अंदर आप रूटेस सेरेडेक्स पाउडर आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें मॉस में आप पानी के साथ मिला दें तो उससे क्या होगा कि जड़ का बढ़वार अच्छी होगी। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मॉस घास को आपको जो 1 इंच का चीरा काटा है उसके चारों तरफ लपेट कर, फिर जो प्लास्टिक की सीट है, प्लास्टिक का पूरा गट्टा आता है, उस थैली की टेप को आपको पूरे उस पर हिस्से पे लपेट देना है और उसके बाद दोनों तरफ से आपको धागे से कस के बांध देना है, जिससे क्या है कि ये जो नमी है वह उड़कर ना जा पाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, अगर आपको लगता है कि नमी कम हो गई है तो जो डॉक्टर लगा की सुई आती है, इंजेक्शन की सुई आती है, उसमें पानी से सिरिंज भर के और सुई से आप अपने को पानी को उसको अपन दे सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने बाद इसमें जड़ दिखने लग जाएगी और जब आपको लगे कि अब जड़ काफ़ी मात्रा में दिख रही है तब इसको आपको नीचे से काट के और उसको ज़मीन में या थैली में लगा देना है। जब इसके अंदर फुटान हो जाए और पौधा लगे कि आपको सही उत्पादन इसका बढ़वार होने लगी है, तब आप इसको पौधे को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बूटी का जब अपन लगा रहे हैं तो उस थैली को ज़रूर हटाना है। थैली में हटाने के बाद जो आपने प्लास्टिक की थैली बांधी है उस थैली को हटाकर ही लगाना है। और इससे पहले अगर आप इसको बेबिस्टीन से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति बेबिस्टीन की मात्रा को घोल के उससे उपचारित कर देंगे तो उसमें फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से विभिन्न पौधे तैयार कर सकते हैं। चीकू है, नींबू है, आपके ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे होते हैं, रबर प्लांट है और भी कई पौधे जिसमें आप सोच सकते हैं फाइकस के हैं पौधे, बरगद वगैरह के हैं। तो इससे आप सजावटी पौधे भी तैयार कर सकते हैं, फलदार पौधे भी गूटी द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये फल उत्पादन में जल्दी से आ जाते हैं।
मत्स्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो ये कृषि से व्यवसाय के रूप में उभरता हुआ व्यवसाय है और इससे बहुत से किसान जुड़ भी रहे हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मत्स्य बीजों का संचयन कर रखा है वो मछलियों की देखरेख किस तरह से करें, जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट के डॉक्टर KS शुक्ला से। इस समय हम मछलियों का बीज संचय कर रहे हैं या संचय कर चुके हैं। ऐसे में उनके भोजन प्रबंध की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए हमें। जब हम मछलियों को संचित करते हैं तो ऐसे में तालाब में जो प्राकृतिक आहार है मछलियों के, जैसे जीव प्लॉक हैं, पौध प्लॉक हैं, ये सब जो हम बाहर से जो गोबर देते हैं या हम सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं या हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो तालाब में ये हमारे प्राकृतिक आहार हैं, जीव प्लॉक और पौध प्लॉक, ये विकसित होते हैं। जब ये विकसित होते हैं तो इन्हीं को मछलियाँ खाती हैं और खा करके बढ़वार प्राप्त करती हैं। किसान भाइयों, यह आवश्यक है कि हमारे तालाबों में प्राकृतिक आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अब हमने जब प्राकृतिक आहार की व्यवस्था कर ली है, हमारे तालाब में पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद हमें चूंकि मछलियों को हमने ज्यादा संचय कर रखा है और हमको अधिक लाभ लेना है, तो ऐसे में पूरक आहार की आवश्यकता पड़ती है। पूरक आहार में हम जो भी हमारे पास उपलब्ध है, आपका सरसों का खली है या अलसी की खली है, मूंगफली की खली है, चावल का कना है या गेहूं की भूसी है, चोकर है, ज्वार का आटा है, जो आपको सस्ता मिल रहा हो उसको आप ले लीजिए। लेकर के 50% जो है आप खली लीजिए, 50% आप कना या भूसी वगैरह लीजिए और दोनों को मिला करके आप भोज्य पदार्थ तैयार कर लीजिए। उसमें ये ध्यान रहे कि कुछ मात्रा में हमारे जो है विटामिन और मिनरल्स की मिलाई जाए, जिसको हम 1 किलोग्राम प्रति क्विंटल की दर से मिलाते हैं, और साथ में नमक की मात्रा को भी मिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारी मछलियों के सभी आवश्यक जो विटामिन, मिनरल्स और भोज्य पदार्थ हैं वो सभी मिल जाते हैं। मछलियों को देने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें कितनी मात्रा में मछलियों को भोजन देना चाहिए। हमें देखना है कि हमने कितनी मात्रा में मछली तालाब में संचित की है और उनकी जो है वृद्धि दर कितनी है। यदि मान लीजिए कि हमने संचय के वक्त 1 किलो मछली संचय की है टोटल, चाहे जितनी संख्या उनकी हो सकती है, तो यदि 1 किलो संचित की है तो उसका 3% मतलब 30 ग्राम आपको भोजन देना है। 30 ग्राम प्रति मछली के हिसाब से आपको भोजन देना है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए कि यदि आपने 10,000 मछली संचित की है तो हमें कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी, और उस भोजन को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए सुबह शाम के हिसाब से। जो भी आपने भोजन बनाया है उसको एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर आप देते रहें। जब भी आप भोजन दें तो जो भी विधियां हैं उसमें सर्वोत्तम विधि हमारी जो है वो डिमांड फीडर के रूप में आती है कि हम एक बोरी ले लें, बोरी में हम सभी प्रकार के जितने भी भोज्य पदार्थ हमने बना करके रखा है उसको बोरी में भरिए, आप भर करके छेद करिए, छेद करके उसको तालाब में टांग दीजिए। बीच तालाब में, अगर तालाब बड़ा है तो 2-3 जगह पर टांग दीजिए, यदि तालाब छोटा है तो आप एक जगह पर बीच में आप गाड़ दीजिए एक बांस, और उसमें जो है बोरी बांध दीजिए जो पानी में पूरी तरह डूबी रहे, और उसके बाद मछलियों को जितनी आवश्यकता होगी वो खाएंगी, और जैसे ही भोजन खत्म होगा तो पॉलीथीन की बोरी ऊपर आ जाएगी और किसान भाई उसको दोबारा भर करके फिर से तालाब में रख देंगे। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देने की होती हैं कि भोजन तो हम समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि भोजन मछलियां कम कर देती हैं करना। जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में मछलियां भोजन कम करती हैं, तो ऐसे में भोजन की मात्रा को घटा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये खाना शुरू कर देती हैं और उस समय हमको भोजन को बढ़ा देना है। यदि भोजन कम कर देती हैं तो पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि भोजन जो हमने रख रखा है वो सड़ जाता है और सड़ने से पूरी पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ऐसे में पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की भी जरूरत होती है और समय समय पर हमको पानी बदलने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, यदि हम भोजन और पानी की व्यवस्था और उनकी देखरेख तीनों समय समय पर करते चले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको 1 वर्ष में उचित आकार की मछली प्राप्त होगी और हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कुराली सहारनपुर के चंदन सैनी ने। आपने कपास की फसल में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान समय में किसान भाइयों
कपास लगाई गई है वो दो प्रकार से कपास लगाई जाती है। गर्मी में, जिसको मध्य मई से लेकर के किसान भाई रोते हैं, बुआई शुरू कर देते हैं, और दूसरा जब बरसात होती है उस समय। तो ऐसे में किसान भाइयों जो गर्मी में जिसकी कपास लगी हुई है, जिसकी उम्र करीब 40 दिन हो गई है, अब की बार ऐसा मौसम के परिवर्तन के कारण एक नई समस्या कपास में देखी जा रही है, जिसको हम लोगों ने न्यू विल्ट के नाम से जाना है। सुबह हम अपने खेत में टहलते हैं तो पूरे पौधे स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जब हम शाम को जाते हैं तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, उनकी पत्तियां नीचे को झुक जाती हैं, तना नीचे से हल्का सा लाल हो जाता है और भविष्य में ऐसा लगता है कि ये पौधा सूख जाएगा। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि ये किसी फफूंद के कारण नहीं हुआ है। हम इस पे यूरिया का घोल से ड्रेंचिंग करें तो 100 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम यूरिया को घोल लें, और बचाव के उद्देश्य से फंजीसाइड कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाएं, अर्थात 100 लीटर में 200 ग्राम कार्बेंडाजिम। और इसका जब घोल बन जाता है तो पंप की सहायता से अथवा लोटा या गिलास की सहायता से, यहाँ पर हम ड्रिप से प्रयोग करने का सुझाव नहीं देंगे। जैसे पौधे हैं, अगर छोटा पौधा है तो कम से कम आधा लीटर पानी उसके पौधे की जड़ के चारों तरफ गिराएं, और अगर बड़ा पौधा है तो 1 लीटर पानी उस जड़ के चारों तरफ गिराएं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर पानी को बिल्कुल नहीं गिरने देना है। और जब ये घोल का प्रयोग आप करेंगे किसान भाइयों, तो जो पौधे को झटका लगे हुए अभी 24 से 36 घंटे हुए हैं, वो पौधा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो इस पौधे को 4 से 5 दिन हो गए हैं खराब हुए, तो उस पौधे के ठीक होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि पत्तियां लाल होने की भी समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग और साथ में मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग 13-0-45 अथवा 19-19-19 ले लें। इनमें से कोई भी एक मिश्रण 100 ग्राम एक पंप में, एक सूक्ष्म पोषक तत्वों का 25 ग्राम उसी में डालें और इसका मिलाकर छिड़काव करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।